हेलो गाइस, वेलकम टू बैंक आईक्यू। बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। एंड आज हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की दूसरी क्लास है जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स। एंड इससे पहले हम दो क्लास कर चुके हैं। जो पहला वीडियो था वो हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो था कि हम पूरा बैंकिंग अवेयरनेस के सीरीज़ के अंदर क्या क्या टॉपिक्स करेंगे और क्या क्या हमारे पार्ट रहेंगे। और दूसरा हमारा लेक्चर था बैंक और उसके टाइप पे। जैसे हमने पढ़े थे कि प्राइवेट बैंक हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया और गवर्नमेंट का कितना स्टेक्स होते हैं। और लगभग हर बैंक हमारे जो रेगुलेशंस एक्ट होते हैं बैंक के उसी के ऊपर ही काम करते हैं। तो ये सब सीरीज़ हमने उसमें की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बैंकिंग इन इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेसिकली कि भारत में जो बैंकिंग प्रणाली कब से शुरू हुई, जो पहले जितने भी बैंक बने थे या इस समय पर जैसे सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है, वो कैसे बना, उसके बैकएंड का ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। जितना हमें ज़रूरत होगा एग्जाम प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग वही इस लेक्चर में करेंगे। और कुछ पार्ट करेंगे हम आरबीआई के बारे में, आरबीआई की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसकी स्थापना कैसे हुई थी। तो गाइज, मेरा नाम है मोहित सेतिया। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो इस समय पर आपके स्क्रीन के ऊपर मेरे टेलीग्राम अकाउंट मोहित सेतिया ऑफिशियल, जिस पे हम हर लेक्चर की पीपीटी शेयर करते हैं और वीडियो के लिंक्स भी आते हैं। और दूसरा, अगर आप मुझे कुछ कमेंट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी आप कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बैंकिंग इन इंडिया। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, जो सबसे पहले बैंक बना था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना था 1770 के अंदर। बट उस बैंक की इतनी फंक्शन इतने अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया था, जिस वजह से वो बैंक बंद हो गया था। उसके बाद बना था बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1786 के अंदर। बट इसने भी कुछ ज़्यादा काम नहीं किया और ना ही ये चल पाया और 1791 में ये बैंक बंद हो गया था। इसके बाद जितने भी बैंक बने हैं उन्होंने धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी थी और आगे बढ़ के इन्होंने काफ़ी नाम भी बड़ा बना लिया। तो जैसे हम बात करते हैं बैंक ऑफ कलकत्ता की, जो कि 2 जून 1806 के अंदर बना था। बैंक ऑफ कलकत्ता 2 जून 1806 में बना था। और इसका जो मेन काम क्या था कि उस समय पर जनरल वाइसरॉय थे, और उस समय पर जनरल वेंसली थे। उस समय पर उनको फंडिंग देनी थी। उस फंडिंग को जनरेट करने के लिए, उस फंडिंग को देने के लिए इस बैंक को स्थापना की थी, बैंक ऑफ कलकत्ता की। और जो इस मेन कारण क्या था, जो उस समय टीपू सुल्तान थे या मराठा थे, उसके अगेंस्ट में उस समय लड़ाई चल रही थी। और अभी वाली बात, अगर आप किसी युद्ध के अंदर आपको मनी की भी जरूरत होती है, बिकॉज अगर आपको कुछ परचेज करना है, काफ़ी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, बिना मनी के कुछ भी नहीं पॉसिबल हो सकता। तो जो मेन बैंक का मकसद था बैंक ऑफ कलकत्ता का था कि जो उस समय जनरल वेल्सली थे, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको फंडिंग देने के लिए, अगेंस्ट टीपू सुल्तान या मराठा के अगेंस्ट वो लड़ाई कर रहे थे, उसके लिए बैंक का ईजाद किया गया था। बट बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम रीनेम किया गया था, बैंक ऑफ बंगाल बन गया था 1809 में। 1809 के अंदर बैंक ऑफ बंगाल उनको बना दिया था। उसके बाद बना था बैंक ऑफ बॉम्बे। जो बैंक ऑफ बॉम्बे बना था वो बना था 15 अप्रैल 1840 के अंदर। और बेसिकली ये ब्रिटिश ईस्टर्न कंपनी का राज था उस समय पर, और उसी के चार्टर के अधिकांश में ये बैंक बना था। और उसके बाद बात करते हैं बैंक ऑफ मद्रास। ये बना था 1 जुलाई 1843 के अंदर बैंक ऑफ मद्रास बना था। जो बैंक ऑफ कोलकाता बना था वो बना था 1806 के अंदर। और जो बैंक ऑफ मुंबई 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास बना 1843 में। ये उस समय के तीनों ऐसे बैंक थे जिनका अच्छा सिक्का चलता था, और जो प्रेसिडेंसी बैंक थे इन्हीं तीनों बैंक को कहा जाता था। अब इन्हीं तीनों बैंकों का जब मर्जर हुआ ना, देन बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों बैंक के मर्जर के बाद बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 27 जनवरी 1921 के अंदर इन तीनों बैंक का मर्ज करके एक बैंक बनाया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये उस समय का सेंट्रल बैंक था, जैसे आज हम आरबीआई काम करता है। बट आरबीआई के बनने से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के हाथों में ये सभी बैंक्स की सेंटर पॉइंट ही था, इन्हीं के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। उस समय पर जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 80% प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हाथों में, तो 20% ओनली ऐसा था कि जो मतलब गवर्नमेंट या किसी स्टेट के खाते में जाता था। बाकी कंट्रोल 80% प्राइवेट, निजी बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन था उस बैंक का। और जैसे हमने इस टॉपिक में भी लिखा हुआ 80% प्राइवेट, रेस्ट वन ऑन बाय द स्टेट। और 27 जनवरी 1921 में ये बैंक बना था, जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक से। और बैंक ऑफ कोलकाता, जिसको बैंक ऑफ बंगाल भी कहते हैं, या बैंक ऑफ मद्रास हो गया, और तीसरा था बैंक ऑफ मुंबई। इन तीनों बैंक मर्ज करने के बाद ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी। और जो पहले हमारे भारतीय चेयरमैन बने थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के 1933 में, श्री बद्रीदास गोयनका। ये एग्जाम पर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसके पहले भारतीय चेयरमैन कौन बने थे, श्री बद्रीदास गोयनका।
1933 के अंदर इनको ये उपाधि मिली थी, ये चेयरमैन बने थे। और 1 जुलाई 1955 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ के अंदर ही है, कंट्रोल है जो पूरा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। और जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, उसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही इस बैंक का नाम चेंज किया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया और पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में चला गया था इसका। और जिससे पहले जो इसका कंट्रोल था खुद प्राइवेट नहीं था, प्राइवेट था इसका पहले। उसके बाद हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने बात की थी बैंक की, कि बैंक हम भारत में इस समय पर सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। और लगभग देश का 75% जो बैंकिंग प्रणाली है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पब्लिक सेक्टर बैंक से संभालते हैं। और बैंक शुरुआत कैसे, जो पहले बैंक बने थे, जो पहले हिंदुस्तान बैंक ऑफ हिंदुस्तान या जनरल बैंक ऑफ इंडिया बने थे, इतने कामयाब नहीं रहे थे। उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक उस समय पर इनका सिक्का था, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बंगाल बना और बैंक ऑफ मुंबई। ये तीनों बैंक मर्ज होके ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने बना था। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1920 के अंदर एक कमीशन बना था, रॉयल कमीशन, जो कि बेसिकली किस लिए बनाया गया था, इंडियन करेंसी और फाइनेंस को लेके रॉयल कमीशन बनाया गया था। और इसी कमीशन को हम हिल्टन यंग कमीशन भी कहते हैं। और ये कमीशन किसके द्वारा स्थापित किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1920 के 1920 के अंदर ये स्थापित किया गया था कमीशन। इस कमीशन रॉयल कमीशन और इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, और इसको हम हिल्टन यंग कमीशन भी कहते हैं। और हिल्टन यंग कमीशन ने 1926 के अंदर ही रिकमेंड किया था RBI के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, कि कोई एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो जितने भी हमारे देश के अंदर बैंकिंग प्रोसेस हो रहे हैं उनका कोई बेसमेंट होना जिसके द्वारा संचालन किया जाए। बिकॉज हर बैंक का अपने अपने अलग अलग तरीके से चल रहा था, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो कर रहे थे। उसके बाद इसीलिए इसको रिकमेंड किया था, तो इन्होंने RBI की शुरुआत की थी। और 1934 के अंदर RBI एक्ट पास हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था 1934 के अंदर। और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग ही जितनी भी आजकल बैंक इस्टेब्लिश हो रहे हैं या बैंक एंड रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, इसी एक्ट को ही फॉलो करना पड़ता है उनको। और उसके बाद इसी एक्ट के थ्रू ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के थ्रू ही 1 अप्रैल 1935 में RBI का गठन हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कब गठन हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में। और किस एक्ट के तहत हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ, 1935 में, और किस एक्ट के थ्रू हुआ था, 1934 के अंदर। और जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले जो कंट्रोल था, कि मतलब कि हमारे जो सेंट्रल बैंक जिसे कहते थे, उसका था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो हमें क्वेश्चन ये भी बनता है कि RBI से पहले सेंट्रल बैंक का क्या नाम था, मतलब कौन कंट्रोल करता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से कंट्रोल करता था। उसके बाद हम बात करते हैं जब RBI स्टैब्लिश हुआ था, जो इसका जो पहले ऑफिस बना था वो बना था कोलकाता के अंदर, बट 1937 में ये मुंबई के अंदर शिफ्ट हो गया था। तो इस समय पर जो मेन है वो 1937 के अंदर जो शिफ्ट हुआ था मुंबई, तो मुंबई ही इसका मेन ऑफिस है, सेंट्रल ऑफिस RBI का। और जैसे ही जब बना था RBI 1935 में जब RBI बना था, तो उस समय पर भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। और उस समय पर जैसे में RBI एज ए सेंट्रल बैंक की तरह काम करता था, तो बैंक ऑफ बर्मा या बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो जितना भी कंट्रोलिंग था, तो इन दोनों कंट्रीज का भी ये एक तरह का सेंट्रल बैंक था SBI। बट अगस्त 1947 के बाद, भारत के आज़ाद होने के बाद, सिर्फ ये सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ही रहा, मतलब कि बैंक ऑफ पाकिस्तान रहा ये, जो RBI था उसी का भी संचालन करता था। बट 1 जनवरी 1949 के अंदर, 1 जनवरी 1949 के अंदर इस बैंक का पूरी तरह से नेशनलाइज कर दिया गया। और ये ओनली उसके बाद ओनली इंडिया का ही सेंट्रल बैंक रहा। अब पाकिस्तान और जो बर्मा अलग अलग देश थे, उनका कंट्रोलिंग हाथ से चला गया, और ओनली सी कंट्रोलिंग सिर्फ इंडिया की ही कंट्रोलिंग कर रहा था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने हाथों में इसके जितने भी शेयर थे अपने हाथों में ले लिया, आप टेक ओवर अपने अंडर ले लिया। 1 जनवरी 1949 को RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था। तो आपको ये क्वेश्चन में याद है कि RBI का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 में। और पहला ऑफिस कहाँ था इसका, कोलकाता में, लेकिन 1937 में मुंबई में इसका ऑफिस शिफ्ट हो गया, तो मुंबई इसका सेंट्रल ऑफिस है। अब बात करते हैं RBI की भी एक अपनी टीम है, मतलब RBI का भी जैसे गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर है, तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम है। तो उसके अंदर 2 बोर्ड आते हैं, एक होता है सेंट्रल बोर्ड आता है और एक आता है लोकल बोर्ड। जो सेंट्रल बोर्ड में 2 ऑपरेटर्स काम करते हैं, जैसे कि ऑफिशियल डायरेक्टर्स और दूसरा है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स। जो ऑफिशियल डायरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें एक जो हमारे गवर्नर होता है और दूसरे होते हैं डिप्टी गवर्नर, जिसमें 4 से ज़्यादा डिप्टी गवर्नर नहीं होते। तो ये ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं RBI के। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सेंट्रल बोर्ड के जो RBI के
सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर्स की कैटेगरीज क्या है, एक है ऑफिशियल डायरेक्टर कैटेगरीज है, दूसरी नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। जो मेन है वो हमारे ऑफिशियल डायरेक्टर है, जिसमें डायरेक्टर आ जाता है और 4 हमारे डिप्यूटी गवर्नर आ जाते हैं। तो दूसरा आता है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर में क्या आता है कि जिसमें नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर में क्या आता है कि जो 10 जो डायरेक्टर हैं वो करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, वो हायर करती है। और 2 डायरेक्टर्स होते हैं वो फाइनेंशियल ऑफ मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री हायर करती है उनको। देखो 2 गवर्नमेंट नेशनल फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। और 4 और डायरेक्टर होते हैं, जैसे कि सेंट्रल बोर्ड है तो ऐसे ही एक लोकल बोर्ड भी होते हैं। तो लोकल बोर्ड के अंदर 4 एरिया आते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो चारों ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले एरियाज हैं। हर जगह पे एक रीजनल ऑफिस रहता है। तो हर लोकल बोर्ड के अंदर जितने भी ऑफिस हैं तो सब में से एक पर्सन होगा, वो लोकल बोर्ड की टीम में से रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रल बोर्ड को भी। मतलब कि 1 ईच फ्रॉम 4 लोकल बोर्ड्स। तो सभी लोकल बोर्ड में से एक पर्सन भी इसका अधिकारी होगा। अब बात करते हैं हम ऑफिशियल डायरेक्टर के अंदर। ऑफिशियल डायरेक्टर के अंदर इस समय जो हमारे गवर्नर है श्री शक्तिकांता दास, यहाँ पे हमारे गवर्नर हैं। और जो दूसरे हैं हमारे जो डिप्टी गवर्नर हैं श्री बीपी कनोगु, श्री महेश कुमार जैन और एमडी पत्रा। जो बीपी कनोगु हैं उनका पूरा नाम है भिभू प्रसाद, भिभू प्रसाद इनका पूरा नाम है, बीपी कनोगु है। ये हमारे डिप्टी गवर्नर हैं। जो भी हम हमारी टीम काउंट कर रहे थे, जो गवर्नर है हमारे शक्तिकांता दास हैं, और जो हमारे डिप्टी गवर्नर है बीपी कनोगु, भिभू प्रसाद, महेश कुमार जैन और एमडी पात्रा। माइकल, इनका पूरा नाम है माइकल डेब्राटा पात्रा। तो मैं आपको दोबारा बताना जा रहा हूँ कि जो हमारे आरबीआई के ऑफिशियल डायरेक्टर के अंदर जो गवर्नर है वो हैं श्री शक्तिकांता दास, और जो हमारे डिप्टी गवर्नर हैं श्री बीपी कनोगु जिनका पूरा नाम है भिभू प्रसाद, और श्री महेश कुमार जैन और एमडी पात्रा जिनका पूरा नाम है माइकल ब्रेटा पात्रा। ये ऑफिशियल डायरेक्टर्स की टीम है जो गवर्नर आरबीआई के गवर्नर है। जिस पर अगर आपने जो भी नोट्स आप यूज़ करते हैं, 2000 का नोट हो गया, 500 का, 100 का, उस पर जो आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं वहीं के ही श्री शक्तिकांता दास के ही साइन होंगे। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो हमारे पहले गवर्नर थे उनका नाम था सर ओसबोर्न स्मिथ। ये हमारे पहले गवर्नर थे आरबीआई के। सर ओसबोर्न स्मिथ ये हमारे पहले आरबीआई गवर्नर थे, और जिनका कार्यकाल है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 1 अप्रैल 1935 से 1 अप्रैल 1935 से लेकर 30 जून 1937। सर ओसबोर्न स्मिथ हमारे आरबीआई के पहले गवर्नर थे। कार्यकाल का समय क्या था, 1 अप्रैल 1935 से लेकर 30 जून 1929 तक। ये हमारा जो पहले गवर्नर का कार्यकाल का समय था। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनेगा, जो हमारे पहले गवर्नर थे, भारतीय गवर्नर कौन थे, मतलब कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर, उनका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उनका नाम है सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि आरबीआई के गवर्नर जो पहले ऐसे कौन से गवर्नर थे जो भारतीय थे। उनका नाम था सीडी देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। जो इस समय पर हमारे गवर्नर श्री शक्तिकांता दास इस समय पर गवर्नर है। और जो पहले गवर्नर कौन थे, श्री ओसबोर्न स्मिथ जिनका कार्यकाल था 1 अप्रैल 1935 से लेकर 30 जून 1937। और सीडी देशमुख जो हमारे भारत के पहले गवर्नर थे, भारतीय गवर्नर जिन्हें कहा जाएगा आरबीआई के, तो उनका नाम था सीडी देशमुख। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख इनका पूरा नाम था। और इनका जो कार्यकाल था वो था 11 अगस्त 1943 से लेके 30 जून 1949 तक था। इनका कार्यकाल का समय था। तो गाइस आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो गया, गवर्नर कौन था, पहले गवर्नर कौन था आरबीआई का, और पहला भारतीय गवर्नर ये होगा श्री चिंतामन द्वारकानाथ, पहले ओसबोर्न स्मिथ, और इस समय श्री शक्तिकांता दास। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज ए गवर्नर का अगर पार्ट लिया जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस समय पर डिप्यूटी गवर्नर है, हमारे 3 डिप्यूटी गवर्नर है, श्री बीपी कनोगु, भिभू प्रसाद और महेश कुमार जैन, और एमडी पात्रा, माइकल ब्रेटा पात्रा। ये समय पर हमारे डिप्यूटी गवर्नर हैं। और ये हमारी ऑफिशियल डायरेक्टर्स की टीम है।
अगर हम बात करते हैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, जिसमें से 10 डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हायर किए जाते हैं और 2 डायरेक्टर फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के द्वारा, तो उनकी टीम है ये। जब आपके सामने अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, ये उन पर्सन्स के नाम है जो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की टीम थे। ये लोग हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हायर किए गए, और श्री तरुण बजाज जी ये किए गए फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। श्री प्रसन्ना कुमार मोहंती, श्री दिलीप सिंह शंघवी और रेवती लायर, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, श्री डॉक्टर चंद्रशेखरन, अशोक गुलाटी, मनीष सबरवाल, सतीश काशीनाथ मराठे, स्वामीनाथ गुरुमूर्ति, श्री देवेश पांडे और तरुण बजाज, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा हायर किए गए हैं। तो ये जैसे अगर आप देखेंगे पीछे, अगर कि जो हमारे 10 थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा थे और 2 थे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ, और 4 डायरेक्टर थे जो हमारे लोकल बोर्ड्स की तरफ थे। अब हम लोकल बोर्ड्स की हम पढ़ रहे हैं क्या लोकल बोर्ड्स में क्या है। अब बात करते हैं हम लोकल बोर्ड्स की। लोकल बोर्ड्स का मेन काम भी यही है कि जो सेंट्रल बोर्ड है उसको समय पर एडवाइस करना, सेंट्रल बोर्ड को एडवाइस करना समय पर, जो भी उस लेवल लोकल लेवल पे जो भी बैंकिंग अफेयर्स होंगे या जो भी बैंक के मामले होंगे उसको सुलझाना और उनको सेंट्रल बोर्ड को एडवाइस करना और क्या क्या इंप्रूव किया जा सकता है, हर समय पर एडवाइस दी जाती है सेंट्रल बोर्ड को लोकल बोर्ड के द्वारा। अब जो लोकल बोर्ड के अंदर, जैसे कि मैंने बताया था, 4 एरियाज़ हैं। नॉर्थ में दिल्ली आ गया, साउथ में चेन्नई है, ईस्ट में कोलकाता है और वेस्ट में आ गया मुंबई। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे आपको सभी मिलेंगे। न्यू दिल्ली, नॉर्थ में दिल्ली आएगा। और इस समय पे जो मेंबर हैं जो कि सेंट्रल बोर्ड के में काम भी कर रहे हैं, उनका नाम है रेवती लायर, श्री राघवेंद्र नारायण दुबे। ये दोनों नॉर्थ रीजन के अंदर जो आरबीआई का जो रीजनल ऑफिस जैसे कहेंगे नॉर्थ के दिल्ली में, तो उसके जो मेंबर हैं रेवती लायर और श्री राघवेंद्र नारायण दुबे, ये दोनों नॉर्थ के अंदर जो रीजनल ऑफिस है दिल्ली के अंदर उसमें से मेंबर हैं लोकल बोर्ड के। अब बात करते हैं चेन्नई के अंदर। चेन्नई के अंदर जो साउथ के अंदर जो रीजनल ऑफिस है और उनके जो डायरेक्टर का नाम है श्री डॉक्टर प्रसन्ना कुमार मोहंती। प्रसन्ना कुमार मोहंती ये साउथ के अंदर जो चेन्नई है रीजनल ऑफिस है साउथ का जो आरबीआई का, उसके अंदर ये पर्सन है, डायरेक्टर है। अब बात करते हैं ईस्ट के अंदर कोलकाता के, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और श्री सुनील मित्रा। ये ईस्ट रीजन का ऑफिस है आरबीआई का, ये उसके मेंबर है। और वेस्ट के अंदर आता है मुंबई, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो श्री दिलीप सिंह शंघवी और श्री वल्लभ रूपचंद भंसाली। कोलकाता में प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और सुनील मित्रा, ये हैं आपके कोलकाता के, और दूसरे दिलीप सिंह शंघवी और श्री वल्लभ रूपचंद भंसाली, ये आपके हो गए मुंबई के अंदर। अब ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि जो आरबीआई का जो लोकल बोर्ड है उसके अंदर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में कहाँ का बैंक रीजनल ऑफिस है। नॉर्थ के अंदर दिल्ली में आ गया, ईस्ट के अंदर कोलकाता हो गया, वेस्ट के अंदर मुंबई हो गया, और आपका जो आपका साउथ में होगा वो चेन्नई ऑफिस। ये 4 अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके आपको मेंबर्स में बता चुका कि लोकल बोर्ड के मेंबर कौन कौन से हैं। अगर दिल्ली में देखा जाए तो रेवती लायर और राघवेंद्र नारायण दुबे, और चेन्नई में श्री प्रसन्ना कुमार मोहंती, और अगर बात करते हैं हम कोलकाता की, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और सुनील मिश्रा, और मुंबई के अंदर दिलीप सिंह शंघवी और वल्लभ रूपचंद बंसाली, ये आपके मुंबई के हैं। तो गाइज ये थी आज के कुछ ज़्यादा डीपली नहीं टॉपिक है, हमने सिर्फ उसी अकॉर्डिंग किया, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत भी नहीं है। जो बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट है इतना ज़्यादा डीपली नहीं आता, बट काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर रहते हैं। कुछ डेट्स के बेस पे हो गया, कुछ टाइम के अकॉर्डिंग हो गया, या उपाधि के बेस पे हो गया, जैसे गवर्नर हो गया, डिप्टी गवर्नर हो गया, फंक्शंस हो गए, क्या क्या काम करता है आरबीआई का। तो बेसिकली आज हमने पूरे इस लेक्चर में क्या क्या किया। अब बैंकिंग इन इंडिया, भारत में बैंकिंग की प्रणाली कैसे शुरुआत हुई थी, पहले बैंक कौन से बने थे, जैसे हमने किया कि जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना या जनरल बैंक ऑफ इंडिया बना, इनमें ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, ये बैंक बंद हो गए थे। लेकिन बैंक ऑफ कोलकाता, फिर बना बैंक ऑफ आपका मुंबई, फिर बना बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंक के बनने के बाद ही जो बैंकिंग प्रणाली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो पाई। इन तीनों का मर्ज होने के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का रीनेम होकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम पड़ा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उस समय पर सेंट्रल बैंक की तरह काम करता था, जैसे आरबीआई काम करता। आरबीआई बनने से पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरह जो सेंट्रल बैंक का काम करता था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करता था। बट उसके बाद आरबीआई बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक बनता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आरबीआई के दिखते हैं। रेगुलेटरी बैंक की है वो आरबीआई की द्वारा देखी जाती है। आरबीआई कब बना था? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई बना था। और रेगुलर जो किस एक्ट के बना था? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 उस बेस पे बना था।
और उसके बाद हमने जो टीम होती है आरबीआई की डायरेक्टर्स की टीम होती है, सेंट्रल बोर्ड और लोकल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड के अंदर ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, ऑफिशियल डायरेक्टर के अंदर एक गवर्नर होगा, 4 डिप्टी गवर्नर हुए। फिर आता है हमारा नॉन ऑफिशियल के अंदर जो 10 डायरेक्टर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हायर करती है। 2 जो टीम है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब हायर करती है। और उसमें 4 पर्सन ऐसे भी हैं, 4 डायरेक्टर ऐसे भी हैं जो लोकल बोर्ड के चारों रीजन में से एक पर्सन, एक टीम मेंबर उसका हिस्सा होता है सेंट्रल बोर्ड का। उसके बाद हमने लोकल बोर्ड पढ़ा। लोकल बोर्ड के अंदर 4 रीजन है, जैसे हर एरिया का नॉर्थ रीजन हो गया या ईस्ट रीजन हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया। हर रीजन का अलग अलग ऑफिस है। नॉर्थ का दिल्ली के अंदर है, वेस्ट का मुंबई में है, साउथ का चेन्नई में है और ईस्ट का कोलकाता में। इन सभी रीजनल ऑफिस है और हमने सभी के अलग अलग बोर्ड मेंबर्स के नाम भी पढ़े। तो गाइज आज से लेक्चर हमने इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर हो गया उसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी जो प्रिंटिंग प्रेस होती है, जो आरबीआई के अंडर में जो प्रिंटिंग प्रेस आती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में जो टकसाल आती है जिसमें सिक्के बनते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारे बैंक के नोट्स के बारे में, उसका क्या लेंथ होता है। तो वो वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बट मैं आपको एक दिन पहले मैं कुछ नोटिफिकेशन या इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर करता हूँ कि हम सिलेक्शन कब करने जा रहे हैं। पॉसिबिलिटीज है कि कल ही आपको लाइव मिल जाए, अदरवाइज परसों का पक्का है। और हम हर वीकेंड पे, हर संडे को हम MCQs भी करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। तो गैस ये थी आज की कुछ प्रमुख चीज़ें जो हमने इस लेक्चर में की है। तो आई गेस आप कुछ सीरीज़ का जरूर मजा ले रहे होंगे। एंड थैंक यू सो मच गैस देखने के लिए। अगर आप सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। अगर मैं आपको स्क्रीन पर भी इस समय पे दोबारा लाए तो अगर आपको इनका सबको PPT डाउनलोड करना है तो ये रहा माही सेठी ऑफिशियल, ये हमारा टेलीग्राम अकाउंट है। यहाँ पे आपको सभी PPTs मिल जाएंगी। और अगर आप मुझे कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं कि सर हमें इस टॉपिक पे बात करना है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र, निश्चिंत, फ्रीडम एज बिल्कुल फ्री हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।